हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। सो गाइस, आज हम लोग बात करने वाले हैं बीए पार्ट 1 का हिस्ट्री ऑनर्स पेपर 1 का चैप्टर 2। सो ये है भारतीय इतिहास की जानकारी, यानी कि उनके कुछ भारतीय इतिहास की जानकारी प्राप्त करने के कुछ स्रोतों का वर्णन मिलेगा। और चैप्टर का नाम भी कुछ इसी तरह है, यानी कि देख लीजिए चैप्टर का नाम प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी के साधन या स्रोत। चैप्टर का नाम यही है। और बढ़ते हैं आगे, कुछ जानते हैं इसके कुछ बेसिक फैक्ट्स, ताकि आप लोगों को शॉर्ट लिस्ट में जो भी हम लोग समझाएं, जो भी मैं समझाऊं, उसे आप लोगों के दिमाग में जो कवर होते जाए और आप लोग जो है इस बेसिक तरीक़ों को एक फैक्ट्स के माध्यम से अच्छे से समझ जाएं। सो बढ़ते हैं आगे और चलते हैं, आप लोगों को एक एक करके बारी बारी समझाते हैं और सारे तथ्यों को आप लोगों को एकदम बेसिक तरीके से समझ में आ जाएगा। चलिए बात करते हैं। प्राचीन भारत के इतिहास की जानकारी के साधनों को दो भागों में बांटा जा सकता है। तो प्राचीन भारत के इतिहास की जो जानकारी मिलती है उसके साधनों को हम लोग दो भागों में बांटते हैं। पहला हो जाएगा साहित्यिक साधन और दूसरा हो जाएगा पुरातात्विक साधन। तो बात करते हैं साहित्यिक साधन की, जो देसी और विदेशी दोनों हैं। तो देसी और विदेशी दोनों तरीके से प्राप्त हुए हैं ये दोनों ही साधन। साहित्यिक साधन दो प्रकार के हैं, ठीक है। एक धार्मिक साधन हो गया और एक लौकिक साहित्य। तो धार्मिक साहित्य हो गया और लौकिक साहित्य। तो साहित्यिक साधन आप लोग इस तरह समझ सकते हैं कि साहित्यिक में धार्मिक और लौकिक दोनों ही, साहित्यिक मतलब जैसे लेखन कला, आप लोग समझ रहे हैं, साहित्य का मतलब लेखन कला। तो इसके अंतर्गत धार्मिक साहित्य और लौकिक साहित्य दोनों आ जाएंगे। धार्मिक साहित्य भी दो प्रकार के हैं। जो इस तरह आप लोग सीढ़ी वाइज अपने दिमाग में बैठाते चलिए और एक दिमाग में अपना पोर्शन एक बनाते चलिए, ताकि देखिए साहित्यिक साधन हो गया। चलिए मैं आप लोगों को बता दूंगी आगे, देखिए यहीं पे बता देती हूँ। चलिए, धार्मिक साहित्य भी दो प्रकार के हैं, ब्राह्मण ग्रंथ और अब्राह्मण ग्रंथ। ब्राह्मण ग्रंथ दो प्रकार के हैं, श्रुति जिसमें वेद, ब्राह्मण, उपनिषद आदि आते हैं, और स्मृति जिसके अंतर्गत रामायण, महाभारत, पुराण, स्मृतियाँ आदि आती हैं। लौकिक साहित्य भी चार प्रकार के हैं, ऐतिहासिक साहित्य, विदेशी विवरण, जीवनी और कल्पना प्रधान तथा गल्प साहित्य। तो आप लोग इसे समझ सकते हैं। तो देखिए, प्राचीन भारत के इतिहास के स्रोत हो गए, ठीक है। इनको दो भागों में बांटा गया है। पहला हो जाएगा साहित्यिक स्रोत और दूसरा हो जाएगा पुरातात्विक स्रोत। तो साहित्यिक स्रोत को भी दो भागों में बांटा गया है। पहला हो जाएगा धार्मिक स्रोत और दूसरा हो जाएगा लौकिक स्रोत। अब बस इतना ही समझिए आप लोग, इससे ज़्यादा समझने की आप लोगों को बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अब देखते हैं इसमें, इसे ये हो जाएगा ये पुरातात्विक स्रोत। तो ये हो जाएगा पुरातात्विक स्रोत में आगे आप लोग बताएंगे। इसे तीन भागों में बांटा गया है, अभिलेख, मुद्रा और भग्नावशेष। तो अभिलेख हो जाएगा, मुद्रा हो जाएगा और भग्नावशेष हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं साहित्यिक साधन किन किन माध्यमों से प्राप्त होती हैं। पहला हो जाएगा धार्मिक साहित्य। तो धार्मिक साहित्य साहित्यिक साधन से प्राप्त होती है। ब्राह्मण ग्रंथ, श्रुति जिसे वेद, ब्राह्मण, उपनिषद, वेदांग इसके अंतर्गत आते हैं। स्मृति में रामायण, महाभारत, पुराण, स्मृतियाँ आदि अंतर्गत आते हैं। अब्राह्मण ग्रंथ और लौकिक साहित्य, ऐतिहासिक, विदेशी विवरण जिनके लेखन यानी कि विदेशियों के लेखन कला के यानी कि उनके पुस्तकों के प्रमाण मिले हैं। जीवनी, कल्पना प्रधान तथा गल्प साहित्य। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं पुरातात्विक साधन के कुछ स्रोत या माध्यम। पहला हो जाएगा अभिलेख, मुद्रा और भग्नावशेष स्मारक। ये तीनों ही आते हैं पुरातात्विक साधन के अंतर्गत। साहित्यिक साधन के अंतर्गत देखिए आप लोग को डिटेल में समझाया गया है साहित्यिक साधन क्या है। तो साहित्यिक साधन के अंतर्गत वेद आते हैं। ऐसे ग्रंथों में वेद सर्वाधिक प्राचीन है, इसका डेफिनेशन समझ लीजिए आप लोग, और वे सबसे पहले आते हैं। वेद जो है आर्यों के प्राचीनतम ग्रंथ हैं, जो चार हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। इनसे जो आर्यों के प्रसार, पारस्परिक युद्ध, अनार्यों, दासों और दस्युसों से उनके निरंतर संघर्ष तथा उनके सामाजिक, धार्मिक तथा आर्थिक संगठन की विशिष्ट मात्रा में जानकारी प्राप्त होती है। इस प्रकार अथर्ववेद से तत्कालीन संस्कृति तथा विधाओं का ज्ञान प्राप्त होता है। तो इस तरह आप वेद को समझ लीजिए। वेद के अंतर्गत चार वेद आते हैं, जिसे ऋग्वेद हो गया, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। तो इस तरह आप लोग समझिए इसको। आगे बढ़ते हैं, वेद के बाद आता है स्थान ब्राह्मण का। तो वेद के बाद ब्राह्मण का स्थान है। वैदिक मंत्रों तथा संहिताओं की गद्य टीकाओं को ब्राह्मण कहा जाता है।
पुरातन ब्राह्मण में ऐतरेय, शतपथ, पंचवीस, तैत्तिरीय आदि विशेष महत्वपूर्ण है। ऐतरेय के अध्ययन से राज्याभिषेक तथा अभिषिक्त नृपतियों के नामों का ज्ञान प्राप्त होता है। शतपथ के 100 अध्याय भारत के पश्चिमोत्तर के गांधार, शाल्य तथा केकय आदि और प्राचार्य देश कुरु, पांचाल, कौशल तथा विदेह के संबंध में ऐतिहासिक कहानियां प्रस्तुत करते हैं। राजा परीक्षित की कथा ब्राह्मणों द्वारा ही अधिक स्पष्ट हो पाई है। तो ये हो गया ब्राह्मण का स्थान। आगे बढ़ते हैं, उपनिषद का स्थान देखते हैं। तो भारत में जो उपनिषदों की संख्या जो है वो है 108। 108 है उपनिषदों की संख्या। पुराण हो जाएंगे, पुराण 18, ठीक है, पुराण हो जाएंगे 18। चलिए आगे देखते हैं उपनिषदों का स्थान। उपनिषदों में बृहदारण्यक और छांदोग्य सर्वाधिक प्रसिद्ध है। तो ये दोनों प्रमुख हैं, ये दोनों प्रमुख हैं उपनिषद, और इन दोनों को आप लोग याद रखिएगा, बृहदारण्यक और छांदोग्य। इन ग्रंथों से बिंबिसार के पूर्व के भारत की अवस्था जानी जा सकती है। परिरक्षित यानी कि परीक्षित, उनके पुत्र जन्मेजय तथा पश्चातकालीन राजाओं का उल्लेख इन्हीं उपनिषदों में किया गया है। इन्हीं उपनिषदों से यह स्पष्ट होता है कि आर्यों का दर्शन विश्व के अन्य सभ्य देशों के दर्शन से सर्वोत्तम तथा अधिक आगे था। आर्यों के आध्यात्मिक विकास, प्राचीनतम धार्मिक अवस्था और चिंतन के जीते जागते जीवंत उदाहरण इन्हीं उपनिषदों में मिलते हैं। तो आप लोग इसे उपनिषद को समझ लीजिए और इनमें जो प्रमुख है उसे बस ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, ताकि आप लोग एग्जाम में बस 2 लाइन इसमें लिख दीजिएगा तो वो आपका काम हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वेदांग की बात करें तो वेदांग को मैं पहले आप लोग को स्पष्ट कर दूं कि वेदांगों की संख्या जो है वो 6 है, ठीक है, 6 है। तो वेदांग की संख्या कितनी है? 6 है। तो पहला हो जाएगा शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष। तो इस तरह आप लोग समझ लीजिए, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष। तो ये हो जाएगा वेदांग। आगे बढ़ते हैं, इसमें देखते हैं युगांतर में वैदिक अध्ययन के लिए 6 विद्याओं की शाखाओं का जन्म हुआ जिन्हें वेदांग कहते हैं। तो एक स्पष्ट रूप में कहें तो वेदों को समझने के लिए वेदांगों की रचना हुई है। यानी कि वेद जो है, वेद कितने हैं? 4। तो इन वेदों को समझने के लिए वेदांग की रचना हुई है। और एक तरह से वेदांग एक व्याकरण की तरह है और उसमें व्याकरण भी एक अलग से स्पष्टीकरण होता है इसका। चलिए देखते हैं वेदांग का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो वेदांग का शाब्दिक अर्थ होता है वेदों का अंग, तथापि इस साहित्य के पौरुषेय होने के कारण श्रुति साहित्य से पृथक ही गिना जाता है। वे ये है शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। वैदिक शाखाओं के अंतर्गत ही उनका पृथक वर्ग स्थापित हुआ और इन्हीं वर्गों के पाठ्य ग्रंथों के रूप में सूत्रों का निर्माण हुआ। कल्प सूत्रों को 4 भागों में विभाजित किया गया है। स्रोत सूत्र जिनका संबंध महायज्ञों से था, गृह सूत्र जो गृह संस्कारों पर प्रकाश डालते थे, धर्म सूत्र जिनका संबंध धर्म तथा धार्मिक नियमों से था, शुल्ब सूत्र जो यज्ञ, हवन कुंड, वेदी नाम आदि से संबंधित थे। वेदांग से जहाँ एक और प्राचीन भारत की धार्मिक अवस्थाओं का ज्ञान प्राप्त होता है, वहीं दूसरी ओर इसकी सामाजिक अवस्था का भी ज्ञान प्राप्त होता है। तो इस तरह आप लोग वेदांग को समझ चुके होंगे, आई होप। अगर नहीं समझ में आए तो हमें प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हमें लगता है कि आप लोग जो है वेदांग को अच्छे से समझ गए हैं। वेदांग कितने हैं? 6 हैं। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। तो ये 6 वेदांग को आप लोग को कंठस्थ करके याद रखना है। और वेदांग की रचना किस लिए हुई? तो वेदों को समझने, भली भांति समझने के लिए वेदांगों की रचना की गई है। और आगे बढ़ते स्मृतियों के बारे में हम लोग समझ लेते हैं। स्मृतियाँ क्या है? तो स्मृतियों को धर्मशास्त्र भी कहा जाता है। 1 मिनट में मैं आप लोगों को बता दूं कि स्मृति जो है वो इस तरह है। मनुस्मृति आप लोग सुने होंगे, मनुस्मृति, और इसमें याज्ञवल्क्य की स्मृति और भी कई स्मृति हैं। और इस तरह आप लोग समझ सकते हैं। आगे देखते हैं स्मृतियों के बारे में। स्मृतियों को धर्मशास्त्र भी कहा जाता है। स्रस्तु वेद विज्ञेयो धर्मास्त्रम तु वै स्मृति। स्मृतियों का उदय सूत्रों के बाद हुआ है।
तो ये स्मृतियों का उदय जो है सूत्रों के बाद हुआ है। मनुष्य के पूरे जीवन से संबंधित अनेक क्रियाकलापों के बारे में असंख्य विधि निषेधों की जानकारी इन स्मृतियों से मिलती है। संभवतः मनुस्मृति एवं याज्ञवल्क्य की स्मृति सबसे प्राचीन है। उस समय के अन्य महत्वपूर्ण स्मृतिकार थे नारद, पराशर, बृहस्पति, कात्यायन, गौतम, संवत, हरित और अगीरा आदि, जिनका समय संभवतः 100 ईस्वी से लेकर 600 ईस्वी के मध्य तक रहा है। यानी कि स्मृतियों का कालक्रम हम लोग समझे तो 100 से लेकर 600 ईस्वी तक रहा है। ठीक है। मनुस्मृति से उस समय के भारत के बारे में राजनीतिक, सामाजिक एवं धार्मिक इतिहास, धार्मिक जानकारी मिलती है। नारद स्मृति से गुप्त वंश के संदर्भ में जानकारी मिलती है। मेघातिथि, मारुचि, कुल्लुक भट्ट, गोविंदराज आदि टीकाकारों ने मनुस्मृति पर, जबकि विश्वरूप, अपराक, विज्ञानेश्वर आदि ने याज्ञवल्क्य की स्मृति पर भाष्य लिखे हैं। भाष्य लिखे हैं मतलब उसे व्याख्यात किए हैं, उस पर कुछ टिप्पणियाँ लिखी हैं और यही आप लोगों को समझाना था स्मृतियों के बारे में। स्मृतियों को धर्मशास्त्र भी कहा जाता है। इस तरह आप लोग समझ सकते हैं। धर्मशास्त्र की कहीं भी बात आए तो आप लोग समझ जाइएगा कि स्मृति को ही कहा जा रहा है। चलिए बात करते हैं महाकाव्य की। तो महाकाव्य 2 हैं, आप लोगों को समझ में बिल्कुल आना चाहिए। महाकाव्य कितने हैं? 2 हैं। पहला आप लोगों को, दोनों आप लोगों को डेफिनेटली याद ही होगा। पहला हो जाएगा रामायण और दूसरा महाभारत। चलिए देखते हैं रामायण के बारे में। तो रामायण के बारे में आप लोगों को, सभी लोगों को पता होगा कि रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि के द्वारा पहली एवं दूसरी शताब्दी के दौरान संस्कृत भाषा में की गई थी। वाल्मीकि कृत रामायण में मूलतः 6000 श्लोक हैं जो कालांतर में 12000 हो गए हैं। तो मूल रूप से रामायण में 6000 श्लोक थे जो अभी वर्तमान में 12000 हो गए हैं और इससे बढ़ के वर्तमान में जो है वो 24000 हो गए हैं। इसे चतुर्विंशति सहस्री संहिता भी कहा जाता है, कहा गया है। वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्यक कांड, किष्किंधा कांड, सुंदरकांड, युद्धकांड और उत्तराकांड नामक 7 कांडों में बटा हुआ है। तो इस तरह रामायण को समझ सकते हैं। रामायण 7 कांडों में बटा हुआ है। पहला हो जाएगा बालकांड, दूसरा अयोध्या कांड, तीसरा अरण्यक कांड, चौथा किष्किंधा कांड, पांचवा सुंदरकांड, युद्धकांड और उत्तराकांड। आगे बढ़ते हैं। रामायण द्वारा उस समय की राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक स्थिति का ज्ञान होता है। राम कथा पर आधारित ग्रंथों का अनुवाद सर्वप्रथम भारत से बाहर चीन में किया गया। भुसुंडी रामायण को आदि रामायण भी कहा जाता है। तो भुसुंडी रामायण जो है उसे आदि रामायण कहा जाता है। इसे आप लोग याद रखिएगा। 1 लाइनर क्वेश्चन के थ्रू आप लोगों को ऑब्जेक्टिव MCQ से ये बन सकता है आप लोगों को एग्जाम में। आगे बढ़ते हैं। महाभारत की बात करें तो महाभारत आप लोगों को सभी को पता होगा। महाभारत की जो युद्ध हुआ था वो 18 दिन तक चला था। चलिए बढ़ते हैं, देखते हैं इसके बारे में। महर्षि वेद व्यास या व्यास द्वारा रचित महाभारत महाकाव्य रामायण से बृहद यानी कि बड़ा है। इसकी रचना का मूल्य समय ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी माना जाता है। महाभारत में मूलतः 8800 श्लोक थे इसका नाम जय संहिता यानी कि विजय संबंधी ग्रंथ है। बाद में श्लोकों की संख्या 24000 होने के पश्चात यह वैदिक जन भरत के वंशजों की कथा होने के कारण भारत कहलाया। कालांतर में गुप्त काल में श्लोकों की संख्या बढ़कर 1 लाख होने पर यह सतसाहस्री संहिता या महाभारत कहलाया। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। महाभारत का प्रारंभिक उल्लेख जो है आश्वाल्य गृहसूत्र में मिलता है। वर्तमान में इस महाकाव्य में लगभग 1 लाख श्लोकों का संकलन है। महाभारत महाकाव्य 18 पर्वों यानी कि आदि, सभा, वन, विराट, उद्योग, भीष्म, द्रोण, कर्ण, शल्य, सौप्तिक, स्त्री, शांति, अनुशासन, अश्वमेध, आश्रमवासी, मौसल, महाप्रास्थनिक एवं स्वर्गारोहण में विभाजित है। सॉरी गाइस, थोड़ा बोलने में थोड़ा वो हो रहा है। ठीक है। महाभारत में हरिवंश नामक परिशिष्ट है। तो इस तरह आप लोग याद कर सकते हैं महाभारत महाकाव्य में कितने पर्वों का उल्लेख है। तो 18 पर्वों का उल्लेख है और महाभारत का युद्ध जो है वो भी 18 दिनों तक चला था।
इस महाकाव्य से तत्कालीन राजनीतिक, सामाजिक एवं धार्मिक स्थिति का ज्ञान होता है। आगे बात करें पुराण की, तो पुराणों की संख्या भारत में नहीं, पुराणों की संख्या 18 है। ठीक है। चलिए देखते हैं पुराणों को और बढ़ते हैं आगे। प्राचीन आख्यानों से युक्त ग्रंथ को पुराण कहते हैं। संभवतः 5वीं से 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक पुराण अस्तित्व में आ चुके थे। ब्रह्मवैवर्त पुराण में पुराणों के 5 लक्षण बताए गए हैं। यह कौन कौन से लक्षण हैं? पांचों देखते हैं। सर्प, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर तथा वंशानुचरित। तो ये 5 लक्षण हैं जो ब्रह्मवैवर्त पुराण में बताए गए हैं। कुल पुराणों की संख्या कितनी है? 18 है। पहला हो जाएगा ब्रह्म पुराण, पद्म पुराण, विष्णु पुराण, वायु पुराण, भागवत पुराण, नारदीय पुराण, मार्कंडेय पुराण, अग्नि पुराण, भविष्य पुराण, ब्रह्मवैवर्त पुराण। एक हो जाएगा ब्रह्मवैवर्त पुराण, एक हो जाएगा ब्रह्म पुराण। लिंग पुराण, वराह पुराण, स्कंद पुराण, वामन पुराण, कूर्म पुराण। ठीक है। मत्स्य पुराण, गरुड़ पुराण और ब्रह्मांड पुराण। तो ये हो जाएंगे हमारे 18 पुराण। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बौद्ध साहित्य को लेते हुए चलते हैं। चलिए, बौद्ध साहित्य को त्रिपिटक कहा जाता है। महात्मा बुद्ध के परिनिर्वाण के उपरांत आयोजित विभिन्न बौद्ध संगीतियों में संकलित किए गए त्रिपिटक संभवतः सर्वाधिक प्राचीन धर्म ग्रंथ है। ठीक है। वूलर एवं रीज डेविडस महोदय ने पिटक का शाब्दिक अर्थ क्या बताया है? तो टोकरी बताया है। त्रिपिटक कौन कौन से हैं? सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। तो ये हो जाएंगे त्रिपिटक। बढ़ते हैं आगे, जैन साहित्य को लेते हुए चलेंगे। जैन साहित्य की बात करें तो ऐतिहासिक जानकारी हेतु जैन साहित्य भी बौद्धिक साहित्य की तरह ही महत्वपूर्ण है। अब तक उपलब्ध जैन साहित्य प्राकृत एवं संस्कृत भाषा में मिले हैं। जैन साहित्य जिसे आगम कहा जाता है, जैन साहित्य को क्या कहते हैं? तो आगम कहते हैं। इनकी संख्या 12 बताई जाती है। आगे चलकर इनके उपांग भी, यानी कि ये उपांग भी लिखे गए हैं। आगमों के साथ साथ जैन ग्रंथों में 10 प्रकीर्ण, 6 छंद सूत्र, 1 नंदी सूत्र, 1 अनुयोग द्वार एवं 4 मूल सूत्र हैं। इन आगम ग्रंथों की रचना संभवतः श्वेतांबर संप्रदाय के आचार्यों द्वारा महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद की गई है। आगे बात करें तो इन आगम ग्रंथों की रचना संभवतः श्वेतांबर संप्रदाय के आचार्यों द्वारा महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद की गई। तो इस तरह आप लोग इसे एक टॉपिक में एक शॉर्ट नोट्स की तरह आप लोग इसे याद कर सकते हैं। ठीक है। तो अगर आप लोगों को इसका लॉन्ग क्वेश्चन भी अगर आप लोगों को चाहिए, लॉन्ग MCQs, तो आप लोगों को प्रोवाइड करा ही चुकी हूँ। लॉन्ग क्वेश्चन चाहिए तो अब मैं आप लोगों को डेफिनेटली प्रोवाइड करा दूंगी, ताकि आप लोगों को एग्जाम में किस तरह से आंसर देना है, टॉपिक वाइज देना है या फिर और किस तरह देना है, तो इसे मैं क्लियर कर दूंगी आप लोगों को। आप लोग प्लीज़ टेंशन ना लें, बस हमें कमेंट करें, इसे वीडियो को लाइक करें अगर वीडियो पसंद आया, और जो भी इस चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और हाँ, मैं आप लोग को प्लीज़ ये बोलना चाहती हूँ कि आप लोग इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि आप लोगों की तरह ही कुछ और लोगों के पास ये वीडियो का लाभ हो। ठीक है। सो VKSU के जो भी सिलेबस हैं वो यूट्यूब पे बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं है, और या फिर कहीं भी इंटरनेट पे अवेलेबल नहीं है, तो इसलिए मैं आप लोगों को ये अवेलेबल कराती हूँ, ताकि आगे जो सारे BA का जो लग रहा है कि BA के सारे पार्ट्स में, सारे फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर या फिर थर्ड ईयर में तो ऑब्जेक्टिव हो ही चुका है, फर्स्ट और सेकेंड ईयर में भी ऑब्जेक्टिव हो जाएगा। तो मुझे ऐसा लग रहा है, पर्सनली तो मैं नहीं कर सकती हूँ, पर्सनली मुझे लग रहा है एक्चुअली ऐसा हो सकता है, ऐसा होगा तो मे भी ऐसा हो सकता है, लेकिन ऐसा होगा तो आप लोगों को प्लीज़ टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। हम आप लोगों को ये जो कंटेंट है हमेशा प्रोवाइड कराते रहेंगे। आप लोगों को एग्ज़ाम में बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। चलिए बढ़ते हैं, विदेशियों के विवरण के बारे में समझते हैं। तो विदेशियों के विवरण वो कुछ लेखकों के द्वारा प्रदर्शित होते हैं। तो लेखक कौन कौन से हैं? तो यूनानी रोमन लेखक, ठीक है, चीनी लेखक, अरबी लेखक। तो ये तीनों ही लेखकों के इन तीनों ही यूनानी रोमन लेखक, इनके लेखक हुए बहुत सारे। तो इन तीनों के लेखकों के द्वारा, सॉरी ये थोड़ी जबान फंस रही है, लेखकों के द्वारा आप इन मतलब भारतीय साहित्य का स्रोत प्राप्त होता है।
ठीक है, तो ये आगे बढ़ते हैं पुरातत्व की तरफ। तो पुरातत्व के बारे में जानते हैं। पुरातात्विक साक्ष्य के अंतर्गत मुख्यतः अभिलेख, सिक्के, स्मारक, भवन, मूर्तियां, चित्रकला आदि आते हैं। इतिहास निर्माण में सहायक पुरातत्व सामग्री में अभिलेखों का महत्वपूर्ण स्थान है। ये अभिलेख अधिकांशतः स्तंभ, शिलाओं, ताम्रपत्रों, मुद्राओं, पात्रों, मूर्तियों, गुहाओं आदि में खुदे हुए मिले हैं। यद्यपि प्राचीनतम अभिलेख मध्य एशिया के बोगाजकोई नामक स्थान से करीब 1400 ईसा पूर्व में पाए गए, जिनमें अनेक वैदिक देवताओं इंद्र, मित्र, वरुण, नासत्य आदि का उल्लेख मिलता है। ठीक है, आगे देखते हैं चित्रकला। तो ये हो जाएगा चित्रकला के बारे में। चित्रकला से हमें उस समय के जीवन के विषय में जानकारी मिलती है। अजंता के चित्रों में मानवीय भावनाओं की सुंदर अभिव्यक्ति मिलती है। चित्रों में माता और शिशु या मरणशील राजकुमारी जैसे चित्रों से गुप्त काल की कलात्मक पराकाष्ठा का पूर्ण प्रमाण मिलता है। तो गाइज, ये हो गया आप लोगों का संपूर्ण रूप से एक शॉर्ट नोट्स के तरह, या फिर मैं यूँ कहूँ कि आप लोगों को एक बड़े क्वेश्चन या बड़े टॉपिक से समझने के लिए एक छोटे टॉपिक्स में आप लोगों को बड़े टॉपिक्स में समझने के लिए एक छोटे टॉपिक्स में आप लोगों को एक पैकेज के रूप में इसे प्रोवाइड कराया जा रहा है। तो प्लीज़ आप लोग इसे जो पढ़ लेंगे, इसे आप लोग इसमें ट्रांसफ़र कर सकते। ठीक है, तो मैं बताऊँगा आप लोगों को कि जो ये छोटा यानी कि शॉर्ट नोट्स अगर आप लोग पढ़ लेते हैं, उसे अच्छे से समझ लेते हैं, तो आप लोग जो है इस पोर्शन को बड़ा करके भी बना सकते हैं और इसे एग्ज़ाम में क्लियर कर सकते हैं। सो गाइस, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक करें और शेयर करें अन्य दोस्तों को। थैंक्स टू ऑल स्टूडेंट।